है ये कोरोना की दूसरी लहर की जो आपदा है, जो महामारी है, वो बाकायदा बैंड बाजे के साथ बुलाई गई, बाकायदा न्योता देकर बुलाई गई। ये अचानक आई हुई आपदा नहीं है। ये एक अज्ञानी, आत्ममुग्ध, अदूरदर्शी और अक्षम सरकार और खासतौर से उसके मुखिया की आपराधिक लापरवाही का नतीजा है, जिनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इस देश के दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और एक ऐसे मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं जहां पर न कभी मंत्रिमंडल में कोई संवाद होता है और जहां पर जो नौकरशाह है, जो ट्रेंड आईएएस है, यहां तक कि जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को भी अपने विवेक के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी लापरवाही की वजह से आज पूरा देश एक ऐसे संकट को भुगत रहा है जिस संकट को समय रहते हुए रोका जा सकता था, जिस संकट से होने वाली मौतों को समय रहते हुए थामा जा सकता था, जिस आपदा से बचा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात की चेतावनियां नहीं दी गई थी। कोरोना की पिछली लहर जब जाने को थी और वो जब ढीली पड़ने लगी थी, उस वक्त दुनिया के तमाम सारे वैज्ञानिकों ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने ये कहा था कि इसकी एक दूसरी और ज्यादा तगड़ी लहर आने वाली है। और उन्होंने बाकायदा भारत को इंगित करके ये कहा था, भारत का नाम लेकर ये कहा था कि ये जो लहर आएगी वो भारत में, खास तौर से भारत में बहुत विनाशकारी असर दिखा सकती है। पिछली साल सितंबर में जब वो पहली लहर जाने वाली थी, उस वक्त भी, सितंबर में भी और इस साल जनवरी में भी हमारा जो सरकारी विभाग है विज्ञान का, DTS जिसको कहते हैं, उस DTS ने भी केंद्र सरकार को बाकायदा लिखा पढ़ी में ये चेतावनी दी थी कि इस बार कोरोना की सुनामी आने वाली है। बवंडर नहीं, तूफान नहीं, भूकंप नहीं, सुनामी आने वाली है। ये चेतावनी उन्हें मिल गई थी जनवरी में। उन्हें सितंबर के बाद उन्हें पूरे 5 महीने मिले थे। सरकारों का काम क्या होता है? सरकारों का काम यह होता है कि अगर उनको कोई सूचना मिल जाती है, जैसे अभी यास का तूफान आया हुआ, उस यास का तूफान, अब तो वो ठंडा पड़ गया है, लेकिन जब वो यास का तूफान आया उसके 15 दिन पहले से पूरी दुनिया को मालूम था कि यास का तूफान आने वाला है। दुनिया के तमाम सारे मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि यास का तूफान आने वाला है। समंदर किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको वो समंदर किनारे से बाहर आ जाना चाहिए, दूर आ जाना चाहिए। समंदर में जितने भी जहाज हैं उन जहाजों को किनारे पर पहुंच जाना चाहिए, एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो तूफान आने की जब खबर मिलती है तो प्रशासन और सरकार का काम ये होता है कि उस तूफान को रोकने की कोशिश करें, उस तूफान के वक्त जिस तरीके की जरूरतें पड़ सकती हैं उनका इंतजाम करके रखें। इस काम के लिए पूरे 5 महीने, इन 5 महीनों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा सकती थी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपदा ऐसी है जिस आपदा से बचा जा सकता था, जिस आपदा से बचने का रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन नंबर 1 चेतावनियों को अनसुना किया गया, नंबर 2 वो तमाम सारे काम किए गए जिन तमाम सारे कामों को नहीं किया जाना चाहिए था। कुंभ का मेला लगा, गांव-गांव तक कोरोना फैला, पूरे देशव्यापी फैलाव किया गया उससे। गंगा में डुबकी को कोरोना का रास्ता बताया गया, अंधविश्वास फैलाया गया। बंगाल चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां की गई। दवाओं की बजाय ऑक्सीजन, टीके और अस्पताल पर खर्च करने की बजाय मोदी जी का महल बनाने के लिए पैसे खर्च किए गए, सेंट्रल विस्टा बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद भी जो खरीदा भी गया, तो आपको याद होगा मोदी जी को एक 10 लखिया सूट भेंट किया था, जिसपे हर तागे पर उनका नाम लिखा हुआ था, हर धागे पर उनका नाम लिखा हुआ था। उस ठग को PM केयर फंड से सैकड़ों करोड़ रुपए के नकली वेंटिलेटर्स खरीदवा लिए उससे, जिसकी शिकायत महाराष्ट्र की सरकार ने की भी और बाकी जो भाजपा शासित सरकार है वो तो शिकायत करने से रहे। लेकिन नकली वेंटिलेटर्स का मतलब क्या है? मरीजों का मरना। केवल इतना ही नहीं किया बल्कि बीमारी की जांच जो होती है, जो
वो कराने के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम होता है, उस टीकाकरण के सर्टिफिकेट पर वो अपना फोटो छपवाते रहे, लेकिन उस टीकाकरण की कमी की वजह से जो बीमारी फैलने वाली है उसका उन्होंने कोई इंतजाम नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि उसके बाद जो सुनामी आई है उस सुनामी ने पूरी दुनिया को चिंतित करके रख दिया। मैं सरकार के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, करीब 2 से 2.5 करोड़ ज्यादा भारतीय संक्रमित हो चुके हैं, लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा हिंदुस्तान की सरकार बताती है। मगर इस सरकार का झूठ और छल का जो रिकॉर्ड है, कोई भी इन आंकड़ों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है और मीडिया का ये मानना है कि ये संख्याएं 5 से लेकर 10 गुना तक हो सकती है। 5 गुना का मतलब है कि लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग संक्रमित हो सकते हैं। लगभग 5 का ये मतलब है कि ये जो 4 लाख की बात कर रहे हैं, लगभग 20 लाख के आसपास की मौत हो चुकी होगी। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे और WHO की आशंकाओं को माना जाए तो मरने वालों की संख्या 40 लाख तक भी हो सकती है। इनके आंकड़े कहां मेल खाते हैं? कब्रिस्तानों में जाकर देख लीजिए, शमशानों में कतारें लगी हुई है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, गंगा लाशों से पटी हुई है, और एक जगह नहीं पटी हुई, लगातार पटी हुई है, संगम तक पहुंच गई है लाशें। और केवल गंगा ही नहीं पटी हुई है, बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो छोटी मोटी नदियां हैं, उन छोटी मोटी नदियों में भी लगातार फैला हुआ है वो मामला। तो ये, और अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है। इसका मतलब ये कि इनके आंकड़े जो है वो आंकड़े भी विश्वसनीय नहीं है, और जब आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि वो एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जिस स्थिति का खुलासा सरकार नहीं करना चाहती। बस और यही वजह है कि आज जिस चिंताजनक स्थिति में हम लोग हैं, उस चिंताजनक स्थिति का जिम्मेदार है वो लापरवाही, जो लापरवाही इस देश की केंद्र सरकार की ओर से की गई। पूरे 1.5 महीने की फुर्सत मिली थी लहर के आने के बाद। आने के पहले तो 5 महीने की फुर्सत मिली थी, उन 5 महीने में कुछ नहीं किया, लेकिन लहर के आने के बाद भी जो पूरे 1.5 महीने की मोदी जी को फुर्सत मिली थी, उसमें भी एक भी आपदा प्रबंधन की मीटिंग नहीं की गई। पूरे देश को विश्वास में लेके वैज्ञानिकों के साथ, चिकित्सकों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, अपने मंत्रिमंडल की, अपनी सरकार के अधिकारियों की एक भी बैठक नहीं की गई इस बात पर चर्चा करने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए। 1 नंबरी और 2 नंबरी दोनों ही के दोनों नेता जो है वो रैलियों की भीड़ को देख के प्रबोधित होते रहे और लगातार खुश होते रहे कि बहुत बड़ी रैली होनी है और 5 राज्यों में चुनाव जीतने वाले हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाए। इस महामारी के भयानक जोर पकड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और बीजेपी ने और उनकी जो पितृ और मातृ संगठन है RSS ने क्या किया है ये पूरी दुनिया जानती। इतनी लापरवाही और अव्यवस्था ही नहीं की उन्होंने, बल्कि लूट भी लगातार जारी रखी। दवाइयों की कालाबाजारी हुई, नकली दवाइयों को भी ब्लैक करके उनके जरिए लोगों की मौतें सुनिश्चित की गई। नकली वेंटिलेटर्स की बात हम लोग कर ही चुके हैं। निजी अस्पतालों को खुली छूट दी गई। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, जिसकी जितनी श्रद्धा हुई उतने का बिल बनाकर उसने दिया। यहाँ तक कि ये जो नकली दवाइयों की कालाबाजारी में या हत्यारी दवाइयों की कालाबाजारी में जो लोग पकड़े गए, उनमें बहुत सारे लोग RSS के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के थे। वो इस आपदा के अंदर भी अवसर की तलाश करते रहे और लूटते रहे, मारते रहे। कोरोना ने नहीं मारा, बल्कि सरकार की लापरवाही ने भी मारा है इस देश की जनता को। लेकिन कोई भी महामारी जब आती है तो उसके केवल जिंदगी और मौत वाले असर ही नहीं होते, उसके आर्थिक और सामाजिक असर भी होते हैं। इस महामारी के भी हुए, ये तो दूसरी बार लौट के आई है। लगातार 2 साल हो गए। रोजगार की हालत पूरी तरीके से ठप हो गई। बाजार की हालत क्या है देख लीजिए। दुकानदार, छोटे दुकानदार, मझोले दुकानदार, बड़े दुकानदार, तीनों की हालत क्या है जरा बात करके देख लीजिए। विद्यार्थियों के भविष्य की स्थिति क्या है जरा आप अपने घर में ही हम लोग देख सकते हैं। हर मोर्चे पर दुर्दशा फैली हुई है और सबसे ज्यादा पीड़ा की जो शिकार थी महिलाएं, उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब है। जब बैठे हुए हैं
और उसमें घर में ही कैद है, लॉकडाउन है, तो घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बहुत बड़े पैमाने के साथ बढ़ी हैं। बहुत हृदय विदारक खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ दुष्कर्म की भी संख्या लगातार बढ़ी है और पुलिस ये कह के हस्तक्षेप करने से मना कर देती है कि कोरोना लगा हुआ है, लॉकडाउन है, इसके पर बाद में कार्रवाई करेंगे। बहुत भयानक घटनाएं घट रही है, दलितों के साथ भी घट रहा है। इसके सामाजिक आर्थिक असर भी हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी ठप हो गई है, 7.5% से ज्यादा जीडीपी नेगेटिव में चली गई है। कुल मिलाकर ये जो महामारी है, ये महामारी मोदी सरकार की नाकामी का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि उसकी आपराधिकता का भी सबूत है। ये एक ऐसा अपराध है जो भारत की जनता और समूची मानवता के खिलाफ किया है एक ऐसी सरकार ने जो दुर्भाग्य से निर्वाचित सरकार है। 2 हाई कोर्ट कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणियों में इस बात को बोल चुका है कि ये ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही हैं, अस्पताल में बेड न मिल पाने की वजह से जो मौतें हो रही हैं, ये मौतें नहीं है, ये हत्याएं हैं। 2 हाई कोर्ट ने तो अपने फैसले में कहा कि हत्याएं नहीं है, ये नरसंहार है। नरसंहार मतलब जो जानबूझकर किया जाता है, मरने दिया जाता है लोगों को या मारा जाता है। ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए इनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों की हालत देख लीजिए। असम जहां ये जीत का दावा कर रहे हैं, उस असम में भी हारने वाले मोर्चे के वोटों से इनके जीतने वाले मोर्चे के वोट्स कम हैं। बाकी पंजाब में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। लोगों ने निर्णायक तरीके से भाजपा को हराया क्योंकि वो उनके राज को देख चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं। जनता कमर कस के बैठी हुई है और इनका डिब्बा गोल करने वाले। करना क्या होता है इस महामारी में? क्या करना था? महामारी में करना होता है सबसे पहले टेस्टिंग, ये पता लगाना कि बीमारी है कि नहीं। ये केवल पता नहीं लगाना कि संबंधित आदमी में बीमारी है कि नहीं, बल्कि उससे ये पता लगता है कि बीमारी किस हद तक फैल चुकी है। उसके बाद 4 जरूरी काम होते हैं। पहली तो डॉक्टर होने चाहिए जो उसको समुचित मार्गदर्शन दे, मेडिकल हेल्प दे। उसके बाद जीवन रक्षक दवाइयाँ होनी चाहिए जो उसको ठीक करें। उसके बाद सीटी स्कैनिंग, एक्सरे, इंजेक्शन और ऑक्सीजन वगैरह होनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो जितनी जरूरत हो उतनी हो। लेकिन महामारी की असली दवा है प्रिवेंटिव मेडिसिन। महामारी की असली दवा है वैक्सीन। महामारी की असली दवा है टीकाकरण का काम, जो हम लोग आमतौर से ग्रामीण भाषा में टीके के रूप में जानते हैं। उसी के जरिए रोका जाता है। ये टीका क्या होता है? महामारियां कई बार समाज को और हम सब लोगों को शिक्षित होने का भी मौका देती है। ये टीका क्या होता है? अगर हम वैक्सीन के या टीकाकरण के इतिहास पर जाएं तो 1885 में लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक हुए थे, वायरोलॉजिस्ट हुए थे या बैक्टीरियोलॉजिस्ट मान लीजिए उनको, वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले पागल कुत्ते के काटने के बाद जो रेबीज की बीमारी होती है उसका एंटी रेबीज का टीका खोजा था। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी में ये टीके के विकास में, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के बारे में बैक्टीरियोलॉजी में काफी तेजी से विकास हुआ और बहुत जल्दी ही 1930 के आते आते तक डिप्टीरिया का, टिटेनस का, गिल्टी रोग का, हैजा प्लेग का और टीबी वगैरह का टीका बन गया। और इसी खोज का नतीजा था कि चेचक, जिसने दुनिया की मानवता को सबसे ज्यादा मारा है, उस चेचक की बीमारी का टीका भी ढूंढा जा सका और दुनिया से चेचक को समाप्त कर दिया। मगर टीका उससे भी पुराना है। 1796 में एडवर्ड जेनर नाम के एक सज्जन थे, वैज्ञानिक थे या डॉक्टर थे, जो भी थे, उन्होंने छोटी चेचक का टीका तैयार किया था, जिसके बाद अगले 200 वर्षों तक पूरे दुनिया भर की जनता को उससे, मानवता को उससे राहत मिली और टीके को खोजने के अवसर भी पैदा हुए। लेकिन असली टीकाकरण का इतिहास और भी पुराना है। ये लगभग 1000 साल पहले तक जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चीन में खोजा गया था चेचक का टीका, काउपॉक्स का, और ये इलाज बाद में चीन के व्यापारियों के जरिए भारत तक, तुर्की तक और अफ्रीका तक फैला। लेकिन इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि लगभग 320 ईस्वी में, मतलब आज से लगभग 1700 साल पहले,
टीके जैसी कुछ खोज वहां के कुछ लोगों ने की थी। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि वो खोज करने वाली नारी थी या पुरुष था, लेकिन ये जरूर उन्होंने किया था कि उनको फिर उन्होंने उसको मिस्टर एक्स नाम दिया, मिस्टर एक्स एंड मिस एक्स। उन्होंने ये जरूर किया था कि उन्होंने अपने अनुभव के साथ ये पता लगाया कि इसको किस तरीके से ये ऐसी कैसी विधा यूज की जा सकती है। उसको न वैक्सीन कहते थे न कुछ और कहते थे। उनका ये मानना था कि अनेक डॉक्टर्स ने, चीनी डॉक्टर्स या हीलर जो हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि जिससे एक बार बीमारी हो जाती है और वो अगर बीमारी से बच जाता है तो उस बीमारी से बचने के बाद दोबारा उसको वो बीमारी नहीं होती। एक खासतौर से चेचक के बारे में देखा, उन्होंने देखा कि चेचक की बीमारी का एक व्यक्ति जब ठीक हो जाता है उसके बाद अगर वो चेचक के बीमार के पास जाकर बैठ जाए या उसके पलंग पे लेट भी जाए, इसके बाद भी उसको संक्रमण नहीं होता। उन्होंने सोचा कि जरूर ऐसी कुछ शरीर के अंदर चीजें विकसित हो जाती है जिनका फायदा उसको रोग से बचाने में मिलता है। ये कॉमन सेंस था। इसके आधार पर उन्होंने उस बीमारी के सीमित कीटाणु अगर शरीर में पहुंचा दिए जाए तो उससे आने वाले दिनों में जो वास्तविक बीमारी का हमला होगा उससे बचा जा सकता है। चीनी भाषा में उन्होंने एक शब्द निकाला, यी टू कुंग टू, जिसका मतलब होता है जहर ही जहर को मारता है। ठीक यही है जो वैक्सीनेशन की टेक्नोलॉजी है, और यही जहर से ही जहर को मारने के, खासतौर से चेचक के टीके के रूप में जो मोटे तौर पर निकल कर आया था, इसी तरीके को लेकर वो भारत भी आए, तुर्की भी गए, अफ्रीका भी गए। और ये भी एक इतिहास में कहानी के रूप में दर्ज है कि 12 अक्टूबर 1768 के रूस की महारानी कैटरीना को भी एक टीकाकरण का काम डेस्मेडल नाम के एक वैज्ञानिक ने किया। तो टीकाकरण का इतिहास बहुत पुराना है। इसका आधार क्या है? इसका आधार यह कि जिस तरीके की बीमारी की वैक्सीन होती है उस तरीके की बीमारी के कुछ अहानिकारक कीटाणु शरीर में पहुंचाए जाते हैं। वे शरीर में पहुंचने के बाद जो WBC और RBC होते हैं, हमारे शरीर की सेना जो होती है, जो बाहर से आने वाली बैक्टीरिया या वायरस का मुकाबला करती है, उनके अंदर ताकत पैदा करती है और उस बीमारी के कीटाणु के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा कर देती है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी पावर या प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में भी जानते हैं। और जब बाद में सचमुच की बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो ये जो शरीर की एंटीबॉडीज है उस संक्रमण को हरा देती है, और इस तरीके से वायरस होने के बाद भी वो बीमार नहीं कर पाता, क्योंकि उसको खत्म कर दिया जाता है शरीर के अंदर की अंतर्निहित प्रतिरोधात्मक शक्ति के द्वारा। एक तरीके से कहा जाए तो वैक्सीन, ये जो एंटीबॉडीज हैं वो एक तरीके के सैनिक हैं, और वैक्सीन उन्हें नए तरह के दुश्मनों से लड़ने के लिए ट्रेन भी करता है, उनके लिए शक्ति भी देता है। विडंबना की बात यह कि वो भारत जो आज वैक्सीन की कमी और किल्लत की वजह से परेशान है, वो जो वैक्सीन मांगते हुए दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहा है, वो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाली क्षमता वाला देश है। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन पैदा होती है विकसित देशों सहित, उस पूरी दुनिया में पैदा होने वाली वैक्सीन का 60% हिस्सा भारत में पैदा होता है। तो जो दुनिया भर को वैक्सीन किया करते थे सप्लाई, आज उनकी हालत कहां पर आ गई है? आज वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये दीपक तले अंधेरे की हालत क्यों पैदा हुई? ये शक्ति जो हमने हासिल की थी वैक्सीन को पैदा करने वाली, वैक्सीन की उत्पादक क्षमता, वो हमने कैसे हासिल की? उसका एक छोटा सा इतिहास है, और इतिहास हमेशा सबक देता है। इतिहास क्या है कि भारत में जो वैक्सीन उत्पादन की जो अग्रणी संस्था थी, पायोनियर इंस्टीट्यूट थी, उसका नाम था बॉम्बे हॉपकिंस इंस्टीट्यूट। इसे लुई पास्टर के जो चेले थे, शिष्य थे, वॉल्डेन हॉपकॉन, उन्होंने 1893 में जब वो भारत में आए थे तब शुरू किया। उन्होंने ये पाया कि भारत का जो जलवायु है, भारत का जो वातावरण है, वो इस तरीके की वैक्सीन और टीकों को पैदा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। उन्होंने बनाई बॉम्बे हॉपकिंस इंस्टीट्यूट। उस संस्था के पहले हिंदुस्तानी डायरेक्टर बने थे साहिब सिंह सेखों, सिख थे, 1932 में। बाद में इसने काफी विकास किया, काफी वैक्सीन खोजी, काफी टीके खोजे, पूरी दुनिया भर में भेजे,
और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया। उसके बाद आजादी के बाद से खासतौर से इस देश में इस बात पर जोर दिया गया कि महामारियों से या इस तरीके की बीमारियां जिनका इलाज खोजा जा सकता है, उन बीमारियों से भारतवासियों को नहीं मरना चाहिए। और बाद में पब्लिक सेक्टर की दवा और वैक्सीन संस्थान बने और इतने मजबूत बने कि उन कंपनियों ने टीका उत्पादन की, वैक्सीन उत्पादन की इतनी बड़ी क्षमता विकसित कर ली कि पूरी दुनिया भर की 60% वैक्सीन भारत में बनेगी। और केवल वैक्सीन ही नहीं, जेनरिक दवाइयाँ जिनसे बाद में ब्रांडेड दवाइयों को बनाया जाता है, जो असली दवाइयाँ होती है, उन दवाओं का भी विराट उत्पादन भारत में होने लगा। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, दुनिया का औषधालय कहा जाता है। और जो दुनिया की फार्मेसी है, जो दुनिया का औषधालय है, जो दुनिया के लोगों को वैक्सीन पहुंचाने वाला सबसे बड़ा सेंटर है, आज उसी की जनता एक एक टीके के लिए, वैक्सीन की एक एक डोज के लिए परेशान है। क्यों? ऐसा कैसे हुआ? इसके 3 बड़े कारण थे। हम इतनी बड़ी ताकत कैसे बने? इसके 3 बड़े कारण थे। पहली बात तो यह कि हमने पब्लिक सेक्टर को महत्व दिया। हमने ये तय किया कि ये जेनरिक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां, जीवन रक्षक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियां, वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्रियां, इन सारी चीजों की देखरेख पब्लिक सेक्टर में की जाएगी। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में खोले जाएंगे कारखाने। मुनाफा कमाने का जरिया नहीं होंगे, लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने वाले होंगे ये उद्योग। पहली ताकत थी हमारी पब्लिक सेक्टर। दूसरी ताकत थी पेटेंट एक्ट 1970 का हमारा पेटेंट कानून, जिसमें हमने ये प्रावधान किया था कि पूरी दुनिया भर में ये जो बड़ी बड़ी ड्रग कंपनियां हैं, जिसमें ये कहा जाता था कि प्रोडक्ट का पेटेंट होगा, हमने कहा कि प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं, प्रोसेस का पेटेंट होना चाहिए। वही चीज अगर हम दूसरी विधि से अगर अपने देश में बना लेते हैं तो हमें किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की पेटेंट रॉयल्टी का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमने अपने वैज्ञानिकों के जरिए, अपने चिकित्सकों के जरिए, अपने बैक्टीरियोलॉजिस्ट के जरिए, अपने वायरोलॉजिस्ट के जरिए तरह तरह की वैक्सीन को बनाने का काम किया। तीसरा जो काम किया वो ये कि इस काम में, ये चूंकि जनता के जीवन को बचाने का काम है और जनता से बड़ा देश में और कोई नहीं होता, इसलिए यह तय किया गया कि इसमें सरकारी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सरकारी निवेश किया जाएगा और 50 बड़ी कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में लगेंगी। उनके जरिए हमने 60% बाजार पर कब्जा किया। यह 60% जरूरतें पूरी दुनिया भर की हो। अभी भी 21 ऐसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं हमारे देश में मौजूद, जो हर महीने 8 अरब 8 बिलियन मतलब 800 करोड़ खुराक बना सकती हैं, उतनी क्षमता उनके पास है। ऐसी 21 बड़ी टीका निर्माता कंपनी, ऐसी 30 कंपनियां हमारे पास हैं जो आज जो मशहूर 2 वैक्सीन हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो है, जो कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, और दूसरी ये जो रूसी वैक्सीन आई है जो स्पुतनिक के नाम से जानी जाती है। ये कोविशील्ड और स्पुतनिक, इन दोनों वैक्सीन को बनाने की क्षमता भी रखती है, तकनीक भी रखती है। आपने पढ़ा होगा हाल ही में रेड्डी लेबोरेटरीज नाम की जो हमारे यहाँ एक दवा कंपनी है, उस दवा कंपनी ने स्पुतनिक नाम का जो रशियन वैक्सीन है, उस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भारत कहाँ खड़ा है? मैं जहाँ बैठकर बोल रहा हूँ, भोपाल उस शहर में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम था दुष्यंत कुमार। उन्होंने कहा था कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज दुनिया के 60% वैक्सीन उत्पादन करने की क्षमता वाले देश के पास अपने खुद के लिए वैक्सीन है। पिछले 9 महीने में हमारी सरकार ने दुनिया के 92 देशों के साथ वैक्सीन सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उनको वैक्सीन बेचने के लिए उससे ऑर्डर्स लिए हैं। और ये पहला मौका है जब दुनिया भर में हमारी साख ये बनी है कि हमने ऑर्डर ले लिया, धन्यवाद ले लिया, उनसे पेशगी भी ले ली, एडवांस भी ले लिया, लेकिन हम उनको वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसके 3-4 कारण। पहला कारण तो यह कि पिछली साल के हमले से
पूरी दुनिया ने सबक लिया। उन्होंने अपनी नीतियां इस तरीके से बदल दी कि उन नीतियों के जरिए पूरी दुनिया भर में अलग अलग तरीके के बचाव के बंदोबस्त किए गए। उन्होंने देख लिया कि अगर आएगा तो क्या होगा, वैक्सीन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबने भविष्य की तैयारी की। दुष्यंत की भाषा में कहें तो वो दुष्यंत के शेर वाला काम नहीं किया कि बाढ़ की संभावना है सामने और नदियों के किनारे घर बने हैं। उन्हें लगा कि जब बाढ़ आएगी तो नदियों के किनारे घर बनाना ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा पीछे ले जाना चाहिए, बाढ़ के दायरे से दूर होना चाहिए। हम क्या कर रहे थे? हम भाषण दे रहे थे, हम थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, लोटा बाल्टी बजा रहे थे, शंख फूंक रहे थे। हम लोगों से कह रहे थे कि गोबरान्वित होने से और गौमूत्राभिषेक करने से ही इसकी पूरी की पूरी बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो पहली बात तो है कि दुनिया जब तैयारी कर रही थी हम गाल बजा रहे थे। दूसरा काम हम ये क्या कर रहे थे? अपनी जनता की जरूरतों को पूरा करने की बजाय दुनिया के लिए टीके भेज रहे थे। 1 करोड़ 40 लाख टीके इस देश में लगे, 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके दुनिया के दूसरे देशों में भेजे गए। दूसरे देशों की जनता को जनता नहीं माना जाना चाहिए, ये बात नहीं है, लेकिन आवश्यकताओं का निर्धारण आपदाओं के असर के हिसाब से होना चाहिए। अमेरिका दे रहा है क्या? अमेरिका के पास आज अपनी जनता की जरूरत से कम 4 गुना वैक्सीन हैं उनके रिकॉर्ड में, स्टॉक में। वो एक वैक्सीन देने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स भेज दिए उन्होंने, कुछ वेंटिलेटर्स भी भेज दिए, कुछ मास्क भेज दिए, वैक्सीन भेजने के लिए तैयार है। ब्रिटेन के पास है, देने के लिए तैयार है क्या? उल्टे वो हमारी फैसिलिटीज को अपने देशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है कि पहले अपनी जरूरत पूरी करनी है। हमने नहीं की। अरे अपनी जरूरत पूरी नहीं की तो दुनिया में कम से कम ऑर्डर तो दे देते हैं। जनवरी में हमने सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया। 135 करोड़ का देश, 2 वैक्सीन सबको लगनी है, मतलब 270 करोड़ वैक्सीन चाहिए। उनमें 10% अगर आप डैमरेज मान लेते हैं तो लगभग 300 करोड़ वैक्सीन चाहिए। आपने ऑर्डर किया 1 करोड़ 10 लाख। जब बीमारी पूरी तरीके से फैल गई तब भी सिर्फ 10 करोड़ का ऑर्डर किया, वो भी अप्रैल में। होश ही नहीं था नीति बनाने की, अनुमान लगाने की, संभावना लेने की कोई मतलब सोच विचार का समय नहीं था। चुनाव लड़ रहे थे, भीड़ देखकर गदगद हो रहे थे, कुंभ का मेला लगा रहे थे। तीसरा काम यह हुआ कि जब ये आपदा आ गई तो जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा मुनाफा ज्यादा जरूरी है? अरे जब संकट पैदा होता है तब सबसे कहते हैं कि कोई अपनी बाल्टी लेके आओ, कोई अपना मटका लेके आओ, कोई अपना लोटा लेके आओ, पानी भर के लाओ, आग लग गई। हमने कहा कि नहीं, केवल 2 कंपनियां ही वैक्सीन बनाएंगे। हमने सिर्फ 2 कंपनियों को वैक्सीन बनाने निकला है। हमारे पास 50 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उनमें से 21 कंपनियां तो ऐसी हैं जो 8 अरब वैक्सीन बना सकती हैं महीने भर में। हमने किया 2 को ठेका, उसमें भी एक देशी कंपनी थी, भारत बायोटेक। इन दोनों की वास्तविक उत्पादन क्षमता कितनी थी वो कैपेसिटी पर मत जाइए। आजकल पिछले 4 दिन से इन वैक्सीन कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर मत जाइए, कितनी क्षमता हमारी इंस्टॉल्ड है उस पर मत जाइए, वास्तव में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। वास्तविक क्षमता कितनी थी? 6 करोड़, भारत बायोटेक की भी और वो सीरम इंस्टीट्यूट की भी। इनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता केवल 6 करोड़ थी और इनके भी बड़े बड़े कहा कि अब हम एकदम से जीत जाएंगे। और ये कंपनियां भी कोई अपने पैसे से काम नहीं कर रही थी, इनमें भी सरकार का निवेश था, जिसके बारे में अपन थोड़ा सा बाद में भी बात करें। तो पहले तो आपने कुछ कंपनियों के मुनाफों को बढ़ाने के लिए केवल उनको ही मोनोपोली दी, केवल 2 से ही कहा, बाकी लोगों से नहीं। दूसरा ये कि फिर आपने ये कहा कि अब कंपनियां नहीं बना रही है तो सरकार क्या करेगी? सरकार मार्केट का नाम लेकर खुद अपने को बचाने की कोशिश में लग गई।
मतलब कॉरपोरेट कंपनियां भी मुनाफा कमा रही हैं, राजनीतिक भी मुनाफा कमा रहे हैं। और आज जब देश के वैज्ञानिकों ने कोवैक्सीन बनाई थी, ICMR की मदद से बनाई थी, केंद्र सरकार के पैसे से बनाई थी, तो सरकार को यह चाहिए था कि उसी की टेक्नोलॉजी को लेकर, उसी के फॉर्मूले को लेकर पब्लिक सेक्टर की सारी कंपनियों से कह देते और निजी क्षेत्र की भी कम से कम 6-7 कंपनियों से कह देते हैं बाकी का सारा काम बंद, केवल वैक्सीन बनाओ, उनको लाइसेंस दे देते। पहले दिया जाता रहा है, पहले था भी लाइसेंस उनके पास, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और आज नतीजा क्या निकला? आज की तारीख में जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, मुश्किल से 3 से 4% भारतीय हैं जिन्हें दोनों टीके लगे हैं। केवल 10-12% हैं जिन्हें एक टीका लगा। हमें एक टीका लगा था, हमें 15 मई को दूसरा टीका लगना था, लेकिन 14 मई को ही सरकार ने कुछ तथाकथित वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके ये कहलवा दिया कि नहीं, अब 3 महीने बाद लगेगा। और कोई आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगर 3 महीने पूरे होने से पहले ये घोषणा कर दी जाए कि 6 महीने बाद लगेगा। पूरे देश की है। हमारे साथी नितिन ने, जो SFI के उत्तराखंड के साथी हैं, उन्होंने उत्तराखंड की हालत हमको बताई कि उत्तराखंड में 18 से 44 साल के बीच के लोगों की जो आबादी है वो 66 लाख, और अभी 6 जून तक केवल 5,56,902 लोगों को टीका लगा। केवल 5 लाख, मतलब 10% भी नहीं। और इसी रफ्तार से अगर टीकाकरण का काम लगा तो नितिन का ये मानना है कि पूरे राज्य के युवाओं को पहली डोज लगने में ही कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा। उसके बाद दूसरे डोज के बाद पूरा वैक्सीनेशन होता है, वो और भी चलेगा। और दूसरे डोज और पहली डोज के बीच में अंतर होने की वजह से उस टीके का असर क्या होगा, ये अलग विवाद का विषय। नितिन ने बताया कि आज की तारीख में, आज दून में 7 सरकारी केंद्रों पर कल 7 जून के लिए 698 डोज की बुकिंग आई है कोविशील्ड की, और 2 निजी केंद्रों पर 3,240 डोज की बुकिंग आई है। आप समझ रहे हैं इसको? 7 सरकारी केंद्रों पे 698, मतलब प्रति केंद्र पर 100 भी नहीं है, क्योंकि वहां फ्री में लगेगी कोविशील्ड। लेकिन केवल 2 निजी केंद्रों पे 3,240 की बुकिंग आई है, और उनमें से 3,040 डोज की कीमत है 1,100 रुपए, और 200 डोज की कीमत है 900 रुपए, वो भी कोविशील्ड है। तो ये कमाई के पीछे भागना नहीं है तो क्या है? ये जिंदगी के से डरा के, मौत से डरा के, जिंदगी को खतरे में डाल के कुछ बड़े बड़े लोगों के मुनाफा कमाना नहीं तो क्या है? किसकी सरकार है हुजूर? ये जनता के लिए, वी द पीपुल, ये बाय द पीपुल है, ये ऑफ द पीपुल है, ये फॉर द पीपुल है। ये ऑफ द कॉर्पोरेट है, फॉर द कॉर्पोरेट है, बाय द कॉर्पोरेट है। ये अडानी, अंबानी और उनके लंगेटों को मौत में कफन खसोट का ठेका देकर मुनाफा कमाने वाली ये सरकार है। अपना वैक्सीन दूसरे देशों को दिया है, अपनी जनता को दिया नहीं। और अब जो दे रहे हैं उसमें भी आप देखिए अनुपात, 698 7 सरकारी केंद्रों पर और 3,240 2 निजी केंद्रों पर, अनुपात देखिए। थोड़े दिनों बाद इसको भी वो खत्म करेंगे और पूरी तरीके से इस बात की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इस ये जो फ्री वाली डोज है, कैसे उस फ्री वाली डोज को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। आज अगर हम पूरी ताकत के साथ टीकाकरण करना चाहते हैं तो रोज 2 करोड़ टीकों की आवश्यकता है, लेकिन ये दोनों कंपनियां एक दिन में पैदा कर रही हैं 25 से लेकर 30 लाख। जरूरत है 2 करोड़ रोज की। क्या हमारे पास क्षमता नहीं थी? वैक्सीनेशन के मामले में भारत का रिकॉर्ड क्या है? 1997 की जनवरी, 1997 की जनवरी के एक दिन में यही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, यही स्कूल टीचर्स थे, यही पैरामेडिकल स्टाफ था, यही तमाम सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 4, क्लास 3 के कर्मचारी थे, जिन्होंने एक ही दिन में
12 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई थी एक ही दिन के अंदर, 1997 की जनवरी, 20 जनवरी। 1998 की 20 जनवरी को दोबारा से एक ही दिन में 13 करोड़ 40 लाख लोगों को फिर से वैक्सीन दी गई थी एक दिन के अंदर। और एक दिन भी मत मानिए उसको, सुबह से लेकर रात तक, हालांकि वो लोग रात में भी बैठे रहते थे, लेकिन जो मेजर टीकाकरण हुआ था वो सूर्य की रोशनी में हुआ था, दिन ही दिन में हुआ था। ये क्षमता है हमारी, एक एक दिन में 13 करोड़ 13.5 करोड़ तक टीकाकरण का काम हुआ। ये किसकी दम पे हुआ था? ये पब्लिक सेक्टर की दम पे हुआ था, ये सरकारी तंत्र की दम पर हुआ था। और नई आर्थिक नीतियों के दौर में आमतौर से IDPL से लेके बंगाल इम्यूनिटी तक और मोदी सरकार के आने के बाद से खास तौर से सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का गला घोट दिया गया। जो बची खुची कंपनियां हैं उनको भी सरकार बेचने में लगी। पहला जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान हुआ था उसमें 14 सरकारी और 12 निजी क्षेत्र की टीका कंपनी थी, इंस्टीट्यूट थे, जिन्हें धीरे धीरे करके बंद कर दिया। उत्तराखंड में ही थे, देहरादून में थे। ये वो इंस्टीट्यूट थे जिनकी दम पर इस देश के ने बच्चों को जानलेवा महामारियों से बचाया। 11 टीके लगते हैं, 11 वैक्सीनेशन। और अगर कोविड की वैक्सीन नगद के साथ लगने की परंपरा शुरू हो गई तो बच्चों को पैदा होने के बाद से लेकर 5 साल के होने तक जो टीके लगते हैं, जो वैक्सीन लगते हैं, उनके भी पैसे शुरू हो जाएंगे। मुनाफे का हाथी अगर एक बार घर देख लेगा तो झोपड़ी सलामत रहने वाली नहीं है। ये टीकाकरण था यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, सार्वभौमिक टीकाकरण, जिसके तहत देश के नवजात शिशुओं को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को कुछ निश्चित महामारियों के खिलाफ शरीर में प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करने के टीका देने की जिम्मेदारी थी सरकार की। और इस विशाल कार्यक्रम का ही नतीजा था कि देश तमाम तरीके की बीमारियों से मुक्त हो गया। ये पृष्ठभूमि है हमारी, ये काबिलियत है हमारी, इसी पूंजीवादी सामंती सरकार की। इसके बाद भी कुछ तो किया जा सकता था। अब जो कुछ हो गया था उसको छोड़ के कुछ तो किया जा सकता था। क्या किया जा सकता? जैसे सरकार दुनिया भर से वैक्सीन के खरीद के ऑर्डर दे देती। 7,080 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद के लाए श्रीमान। उस हवाई जहाज की 2 साल बाद ले आते, 3 साल बाद ले आते। उसमें 300-600 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बन सकती थी इस देश में, ऑर्डर कर देते। जो कंपनियां टीका बनाने के काम में लगी थी उनको बैंकों से कर्जा दिला देते, और ताकि वो अपनी क्षमता का, कैपेसिटी का विकास कर सके। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको सरकार अपनी ओर से मदद देती और सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से कह देती है। जैसे कि अभी भिलाई स्टील प्लांट ने कई दिनों तक अपने काम को रोककर ऑक्सीजन बनाने का काम किया। वो ऑक्सीजन बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दवा कंपनियां हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक सेक्टर भी है। आप उनसे कहते हैं नहीं, नथिंग डूइंग, अभी केवल वैक्सीन पैदा करने का काम होगा, कर देते। आपने क्या किया? तमिलनाडु में 600 करोड़ रुपए की लागत से बना है पब्लिक सेक्टर का इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स, बंद पड़ा है। नई क्षमता का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, जो क्षमता पहले से है उसका भी इस्तेमाल उन्होंने अभी तक नहीं किया। इन सबको अगर एक्टिवेट कर देते तो ये जो मांग और पूर्ति का संकट पैदा हुआ वो संकट समाप्त हो जाता। ये जो हमारी टीके की जानकारी है उस जानकारी को सारी कंपनियों को आप साझा कर देते। भाई बायोटेक ने कोवैक्सीन ऐसे बनाया है, कोविशील्ड ऐसे बनाया है। पेटेंट एक्ट में एक प्रोविजन है, नए पेटेंट एक्ट में भी एक कानून है, और उस प्रावधान के हिसाब से अगर राष्ट्र की आवश्यकता सर्वोपरि हो तो सरकार उन तमाम सारी धाराओं को छोड़कर अपने देश की जनता को बचाने का काम कर सकती है। बाइडेन ने वही क्लॉज इस्तेमाल किया है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका से बड़ा पूंजीवादी देश तो नहीं है आप, अमेरिका ने कि बाइडेन ने कहा कि नहीं, ये पेटेंट एक्ट के कानून की सारी धाराएं रिलैक्स की जाती हैं, पहले अमेरिकी जनता को बचाने का काम है।
आपने वो काम नहीं किया। आपसे जब कहा गया कि पेटेंट एक्ट की सेक्शन 15 और सेक्शन 18 है, उनके तहत आप परिवर्तन कर लीजिए और शुरू कर दीजिए काम। उन्होंने कहा नहीं, इससे दुनिया के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध है उन पर असर पड़ेगा, अमेरिका पे नहीं पड़ेगा, आप पे ही पड़ेगा। बस नहीं किया, क्योंकि हम कंपनियों के मुनाफे में हमारी ज्यादा चिंता है। अगर हम पेटेंट के उनके अधिकार को छीन लेंगे तो सस्ता बिकेगा, 20 रुपए में, 25 रुपए में लागत आएगी उसकी, मुश्किल से फ्री लगाया जा सकता है, फिर मुनाफा नहीं होगा। इसलिए उनका मुनाफा होता रहे, इसके लिए जरूरी हो। वैसे भी मुनाफे का अधिकार क्या है साहब, इनको पेटेंट कानून का अधिकार क्या है? ये जो कोविशील्ड का टीका है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटेन सरकार के पैसे से मदद करके एस्ट्रोजेनिका के साथ मिलकर बनाया। पैसा तो सरकार का ही लगाया ना, जनता का ही लगाया ना। ये जो कोवैक्सीन का जो रिसर्च हुई है वो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ वो केंद्र सरकार के पैसे के जरिए हुई है। तो जब जनता के पैसे से खोज हो रही है तो आपको प्रॉफिट कमाने का राइट कहां है? दवा खोजी हमारे पैसे से, हमारी जनता को चाहिए तो देना पड़ेगा। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, ये सामान्य अर्थशास्त्र है। मोदी जी के लिए अर्थशास्त्र सामान्य नहीं होता, उनका अर्थशास्त्र असामान्य होता है। जो अंबानी की 1 घंटे की कमाई में और अडानी की 1 घंटे की कमाई में दिखता है। 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा, 120 करोड़ रुपए प्रति घंटा। मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए लोग मरते हैं तो मरते रहे, वैक्सीन नहीं मिलती है तो नहीं मिलती रहे। सरकार के पास क्षमता है, वो नहीं बनाएगी, केवल कॉर्पोरेट कंपनियां बनाएंगी ताकि उनका मुनाफा लगातार जारी रहे। मुनाफे की लिप्सा की हद देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी नाम की, IICT नाम की एक संस्था है हैदराबाद में, उन्होंने और CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IICT हैदराबाद और CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत बायोटेक की ये जो वैक्सीन बनी है कोवैक्सीन, इसको विकसित करने में योगदान दिया। और जब उनको ही कोवैक्सीन का वैक्सीन लगाया जा रहा है तो उनसे 1400 रुपए प्रति वैक्सीन, प्रति डोज की वसूली की जा रही है। उनकी दोनों डोज 2800 रुपए की पड़ेगी, लगभग 3000 रुपए। ये है मुनाफे की हवस, यह है कॉर्पोरेट कंपनियों की तिजोरी भरने की लालसा, यह है नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद का असली चेहरा। इसलिए हाईकोर्ट ठीक कहता है कि यह मौतें नहीं है, यह नरसंहार है। और इस नरसंहार की दोषी, इस नरसंहार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। ये जो मैंने आपसे बताया कि ये करना चाहिए था, इसके लिए कोई आसमान से तारे तोड़कर नहीं लाने पड़ते। चंद्रशेखर जी की सरकार की तरह से रिजर्व बैंक की तिजोरी में जो सोना रखा है वो दुनिया में गिरवी रखने के लिए नहीं जाना पड़ता। मैं कॉर्पोरेट को दी गई छूट की बात नहीं करूंगा, पूंजीपतियों को दी गई छूट की बात नहीं करूंगा, ये जो घोटाले हुए उनकी भी बातचीत नहीं करूंगा। मैं केवल बता रहा हूं कि 3000 करोड़ रुपए में 100 करोड़ वैक्सीन पैदा करने की उत्पादन क्षमता लगाई जा सकती है, विकसित की जा सकती है। 200 करोड़ खुराक अगर चाहिए तो 6000 करोड़ में 200 करोड़ खुराक पैदा करने की क्षमता लगाई जा सकती है। 9000 करोड़ में 300 करोड़ खुराकों की क्षमता बनाई जा सकती है। प्रवीर पुरकाइश जी है ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क के, उनका अभी लोकलहर में